Hello everyone and once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh and continuing with the series, in this video I'll be taking you forward with CLAT 2024 Legal Reasoning Section passage number 2. So again जैसा आप लोग को पता है कि मल्टीपल सेट्स थे तो आप चेक कर लेना कि आपका पैसेज 1, 2 whatever is the passage, बट ये पर्टिकुलर पैसेज इज रिलेटेड विद दी ऑनलाइन डिफॉर्मेशन से रिलेटेड. सो पैसेज ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा. सो इस पैसेज में अगेन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर पैसेज. क्या पैसेज ईजी था, डिफिकल्ट था, देन देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन टू इट. फिर इस पर्टिकुलर पैसेज में ना एक क्वेश्चन कंसोर्शियम ने बाद में विड्रॉ कर लिया था जब फाइनल आंसर किया था, वो भी क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा और वो विड्रॉ किया गया है इसमें, है ना. तो दिस इज व्हाट विल बी शोकेस ऑन द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द पैसेज इज टेक्निकली टॉक्स अबाउट दैट इन इंडिया the legal landscape surrounding online defamation is subject of significant interest and debate. क्योंकि लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑनलाइन डिफॉर्मेशन में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब ये इंटरनेट का वर्ल्ड है, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे, अपने अपने चैनल्स पे बता रहे हैं, उनको लग रहा है डिफॉमेटरी है नहीं है, जेनरिक था, इंटरेस्ट में था नहीं था. तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में स्ट्रांग होने की ज़रूरत थी या है भी, और पूरे ऑनलाइन सिस्टम में ये एक लैंडस्केप बनता जा रहा है. With the rise of the social media and online platforms, cases of online defamation have become increasingly common. This is what हो ही रहा है क्योंकि सोशल मीडिया में एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लोग बोल ही रहे हैं. बट डेफामेशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो इस पर्टिकुलर पैसेज में ना इट्स अ मिक्स मैच. डेफामेशन ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है, लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ चुके होंगे आप लोगों ने शायद क्रिमिनल लॉ में भी डेफामेशन पढ़ लिया होगा. देन दे हैव मेंशन अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या प्रोविजंस इनसे रिलेटेड दी गई, क्या इंटरमीडिएरी का कोई प्रोविजन है. तो अगर आप लोगों ने करंट लीगल से रिलेटेड या न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ते भी हो, न्यूज़ सुनी भी होगी आपने, तो ये पैसेज आसानी से बन जाना चाहिए. द लैंग्वेज इज वेरी वेरी इजी, कोई भी टफ नहीं करता कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं दिया गया, बिकॉज इट इज नॉट टेक्निकली कि जजमेंट दे दिया गया हो कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का. ठीक है. सो डेफामेशन का थियरी पार्ट दिया गया, इट रेफर्स टू मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट समवन दैट हार्म देयर रेपुटेशन. बट ऑनलाइन डेफामेशन में क्या इंक्लूड होता है? द डेफामेटरी स्टेटमेंट मेड ऑन इंटरनेट, social media, inclusive, blogs, forums and other online platforms. So again, कोर्ट इन सारी चीज़ों को डिफाइन करता है, but there are certain acts also which define. One critical aspect of the online defamation is determining the liability of the intermediaries. Intermediaries मतलब जो इस चीज़ को दिखा रहे हैं. Maybe for example अगर मैं लूँ YouTube, Instagram हो गया, तो ये इंटरमीडिएरी है जो किसी का कंटेंट किसी थर्ड पर्सन को दिखा रहे हैं या लोगों तक पहुंचा रहे हैं. तो इनकी क्या जिम्मेदारी आती है वो बात करते हैं. Such as social media platforms or websites for defamatory content posted by the users. Section 79 of the IT Act. So अब जब defamation social media की बात करी तो IT Act को तो आना ही था. तो वहाँ Section 79 क्या बोलता है? It provides a safe harbor for intermediaries, stating that they are not liable for third-party content if they act as intermediaries and follow due diligence in removing or disabling access to the content once notified. तो ये बोल रहे हैं that it provides a safer point to the intermediaries. क्या है safer point? कि they will be not liable कि अगर कोई भी third party content आता है तो उसके लिए, and if they act as an intermediary, अगर आप intermediary और third party content अगर कोई डालता है आपके प्लेटफॉर्म पे तो आपकी कोई liability नहीं होगी, and आपको due diligence follow करना पड़ेगा कि आप वो वाले वीडियो को remove कर दें. Further, the last part of this particular passage means the last two passages. However, determining whether an intermediary has fulfilled its due diligence obligations, अगेन इट इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उस पर कोई चेक तो नहीं है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो. द इंडियन जुडिशरी हैज बीन एक्टिवली इंटरप्रिटेटिंग दिस प्रोविजन. तो इस पर्टिकुलर पार्ट को, क्योंकि सिंस सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट में दिया गया है, तो जुडिशरी अपने इंडिया में तो उसे इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा. वो क्या करते हैं? एक केस आया था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट इंटरमीडियरीज आर रिक्वायर्ड टू एक्ट अपॉन अ वैलिड कोर्ट ऑर्डर. तो कोर्ट अगर ऑर्डर पास करेगा कि आपको अपने सोशल मीडिया में ये सारी चीजें चेक करनी, तो आपको उस पर एक्ट करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी फॉर कंटेंट रिमूवल नॉट अपॉन अ प्राइवेट कंप्लेंट. तो प्राइवेट कंप्लेंट नहीं, पर गवर्नमेंट अगर पॉइंट लेके आती भाई ये एक कोई सीरियस क्राइम है, इसको फटाफट हटाना पड़ेगा. अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, और कोलकाता में जो केस हुआ था, वहाँ पे हॉस्पिटल में हुआ था, रेप केस हुआ था, मर्डर वगैरह जो भी केस अभी ऑनगोइंग है, तो उस पर्टिकुलर केस में सोशल मीडिया पे बहुत बार नाम, उनकी फोटोज एंड सब चीज़ निकल के आ रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियरली डायरेक्शन दिए थे कि इट शुड बी रिमूव.
और अगर हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा. सो दिस इज अगेन अ वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी. सो यही सारी चीजें लॉ ने इंटरप्रेट करनी है. तो दैट इज व्हाट दिया गया कि इंडियन जुडिशरी इन प्रोविजंस को कैसे इंटरप्रेट करता है. द कोर्ट ऑल्सो एम्फसाइज दैट द इंटरमीडियरीज should not take a proactive role in monitoring content as this could potentially infringe on free speech. मतलब proactive सबको भी नहीं हटाना है कि आपने सबके ही content हटाने लगे कि हमें लग रहा है defamatory let's should remove, because वहाँ पे आपकी जो individual की जो content creators की right है that is right to free speech भी infringe हो सकती है, फिर उस पर अलग केस बन जाएगा. While the law provides a safe harbor, it does not absolve intermediaries from their responsibility. तो एक जगह जब बोल रहे हैं कि यहाँ आप लाइबल नहीं होगे, आपकी राइट है, आप इस तरीके के कंटेंट को रिमूव कर सकते हो, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना है, गवर्नमेंट बोलता है कंटेंट को हटाना है, दैट इज फाइन. बट आपको ये भी चीज़ पे ध्यान रखना है कि इनकी जो जिम्मेदारियां हैं तो जिम्मेदारी को भी रिमूव नहीं होना चाहिए, मतलब जिम्मेदारी को भी फॉलो करना पड़ेगा. ऑनलाइन डिफेमेशन केसेस often involve a balancing act between the right to freedom of expression and right to reputation. So एक जगह आप बोलो कि you have a right to freely express, जो चाहो वो बोलो, ये आपका right है, but अगेन वहाँ पे एक बैलेंस भी बना के रखना है कि सामने वाले का एक right to reputation भी है, और वो आप अगर गलत करते हो तो defamatory हो जाएगा. The Indian legal system requires a careful examination of the content, context and the intent of the statements to determine whether they qualify as defamatory or not. So इधर पे defamation में content देखा जाएगा कि भाई आपने बोला क्या, उसके पीछे का context देखा जाएगा ये बोल क्या रहा है, और सामने वाले का intent था भी कि भाई सामने वाले को डिफेम करना है या फिर उसने जस्ट मजाक मस्ती में बोल दिया. Additionally, the plaintiff the plaintiff in an online defamation case must prove that the statement was false. So ये भी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक डिफेंस ले रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये गलत है ना. क्योंकि अगर आपने पता चला कि वो ट्रू है, तो ट्रू कैन बी एक्ट एज अ एक्सेप्शन फॉर डिफेमेशन, क्योंकि सामने वाले पे डिफेमेशन का केस फाइल नहीं होगा. बट जो केस फाइल कर रहा है दैट इज प्लेंटिफ, उसको बताना पड़ेगा भैया इसने जो बोला है फॉल्स बोला है, मेरी रेपुटेशन डैमेज हुई है, and it is made with the degree of fault such as negligence or the actual malice. मतलब इंटेंशन था या उसका नेग्लिजेंस था पर आपने गलत बोल दिया. तो बहुत बार जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनके ऊपर ऐसे बहुत सारे केसेस फाइल हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कर देती है क्योंकि वो कभी कभी कुछ ऐसे जोक्स सुना देते हैं जिस वजह से केस फाइल होते हैं. चलो क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, 7वें नंबर का क्वेश्चन. सो व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज. भाई इधर पे जो ओवरऑल पैसेज है वो डेफेमेशन की तरफ बढ़ रहा है. IT एक्ट इंटरमीडियरी के बारे में बात करें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल हमें फोकस बताना पड़ेगा. तो आप अगर ये देखोगे और पिछला पैसेज अगर वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लेना, जिसमें हमने ये बात की थी, वहां पे भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के थे. तो कहीं ना कहीं पूरे पैसेज में इन्फरेंस कि आप इससे क्या समझते हो या समझने के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखोगे तो प्लीज 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 लीगल के जितने भी पैसेज आर्टिकल पढ़ते हो, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल और दी जजमेंट और समथिंग, ये आपको पता होना चाहिए, ऑटोमेटिकली ब्रेन में आना चाहिए. ठीक है. राइज ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया, नहीं भैया सोशल मीडिया के राइज के बारे में पैसेज बात नहीं कर रहे, रादर देन दी एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑनलाइन डेफेमेशन इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. The role of intermediaries in the online content, it is not only about the role of intermediaries in the online content but also in context with the defamatory part कि तुम्हारा रोल क्या है. तो ये पार्शियली कहीं ना कहीं थोड़ा सही है बट पूरी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि प्राइमरी फोकस उसका नहीं था. इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच नहीं. सो करेक्ट आंसर इसका बन जाता है ऑप्शन बी. ठीक है, आगे बढ़ते. तो अगेन यू सॉ कि मैंने एलिमिनेट क्या किया, रीजन क्या दिया, तो एलिमिनेशन के रीजन आपको पता होने चाहिए. तो ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करेगा. तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, इजी मीन्स अ सिंगल लाइनर क्वेश्चन, तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. तो ओवरऑल इस पैसेज को रीड करके सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट ही लगने चाहिए अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो विद प्रॉपर प्रिपरेशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज ऑनलाइन डेफेमेशन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज. तो सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में डेफेमेशन की बात दी गई थी. मेकिंग हार्मफुल स्टेटमेंट्स अबाउट समवन पर्सन इज डेफेमेशन, बट ऑनलाइन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है. तो देखते हैं अगला कोई ऑप्शन है क्या. फॉल्स स्टेटमेंट मेड ऑन इंटरनेट दैट हार्म समवन. सो यस, इंटरनेट दिया है, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया था इंटरनेट इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ब्लॉग फैलाना, ये सब चीजें. तो ऑप्शन बी बन जाता है. ऑनलाइन हरासमेंट नहीं, ऑनलाइन हरासमेंट तो कहीं दिया नहीं था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म इज अगेन, सो दीज आर सजेस्टिव ऑप्शंस. सो सी डी हट गया, ए बी हट गया, हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, बी. तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से बन जाना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the significance of section 79 of the Information Technology Act 2000 as mentioned in the passage? तो अगेन आप देखोगे जैसे कि हमने पिछला पैसेज जब हमने वीडियो डाला था उसमें बोला था कि सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन है, पहले पैसेज, सेकंड पैसेज, थर्ड पैसेज पे. इसमें भी वही हो रहा है, पहले पैसेज के एक क्वेश्चन बना, दूसरा बना, तीसरा आगे के पैसेज पे बन रहा है, आगे के पैरा पे बन रहा है पैसेज के. ठीक है. तो सिग्निफिकेंस क्या है. इट डिफाइंस डेफेमेशन लॉज इन इंडिया. नहीं, डेफेमेशन लॉज कहीं और डिफाइंड है, टॉर्ट में, क्रिमिनल लॉ में वहां डिफाइंड है.
इट प्रोवाइड सेफ हार्बर फॉर इंटरमीडिएट इन केस ऑफ द ऑनलाइन डिफेमेशन। यस, सेफ हार्बर की बात एक्सप्लिसिटली दी गई है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। इट रेगुलेट्स द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का पार्ट होगा, बट सेक्शन 79 का सिग्निफिकेंस पैसेज में क्या है वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है वो समझो, तो सी हट जाएगा। इट अलाउज प्राइवेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑनलाइन डिफेमेशन। सो प्राइवेट कंप्लेंट्स की बात दी नहीं गई है, तो इसलिए डी भी एलिमिनेट हो गया। तो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं थे, डायरेक्ट ऑप्शन है, अगेन ये वाला आंसर भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन द श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस शुड इंटरमीडियरीज एक्ट इन रिस्पॉन्स टू द कंटेंट रिमूवल। अब इस केस के रेफरेंस में आपको बताना है, तो हो सकता है कोई ऑप्शन दूसरे पैराग्राफ के बारे में बात करें, बट आपको एक्सप्लिसिटली इस केस के कॉन्टेक्स्ट में बोलना है कि भैया कौन से सर्कमस्टांसेस थे जहां पे इंटरमीडियरी को एक्ट करना पड़ेगा कंटेंट रिमूवल के लिए। अपॉन, सो क्या कंप्लेंट रिसीव करने पे होना चाहिए? नहीं, वहां दिया गया था कोर्ट का ऑर्डर या गवर्नमेंट का ऑर्डर, तो ये डायरेक्टली उस केस के कॉन्टेक्स्ट में दिया, बी हो सकता है, ए नहीं होगा। प्रोएक्टिवली मॉनिटर द कंटेंट, मॉनिटर करने का तो काम ही नहीं है इस केस के कॉन्टेक्स्ट से। ओनली इफ द कंटेंट इज फाउंड टू बी, सो अगेन अ सजेस्टिव क्वेश्चन, अगर ऐसा होगा तो नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 हमारे पैसेज के हिसाब से, हाउ डज द इंडियन लीगल सिस्टम बैलेंस द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू रेपुटेशन इन ऑनलाइन डिफेमेशन केसेस। तो कैसे इनने बैलेंस किया है, अगेन आगे वाले पैराग्राफ में दिया गया था, अगर आपने पैसेज में देखेंगे ये फ्लो में ही चलती जा रही है चीजें। बाय फेवरिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ओवर रेपुटेशन, नहीं, बैलेंस बनाना है, तो ओवर की बात कर रहा है, ए हट गया। फेवरिंग रेपुटेशन ओवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगेन हट गया, बिकॉज दोनों का सिमिलर मीनिंग निकल कर रहा है। केयरफुली एग्जामिनिंग द कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट, जो मैंने पैसेज समझाते समय बताया गया था, लास्ट पार्ट में दिया है, तो सी बन सकता है। बाय अब्सॉल्विंग इंटरमीडियरीज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो इंटरमीडियरीज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटाना नहीं, बल्कि इनको बताना कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए डी भी हटता है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, तो कमेंट सेक्शन पे बताओ ना, कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑनलाइन डेफेमेशन केस what must the plaintiff prove that the prove about the defamatory statement। तो ऑनलाइन डिफेमेशन केस होता है, प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा भाई? प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म था, नहीं, पैसेज भी नहीं दिया। इट वाज मेड विद गुड इंटेंशन, गुड इंटेंशन से तो फिर क्यों ही केस फाइल होगा। दैट दिस वाज ट्रू एंड इंटेंट टू इन्फॉर्म द पब्लिक, सो दैट ये हो सकता है उसको डिफेमेटरी स्टेटमेंट में ये बताना पड़ेगा ऑनलाइन डिफेमेशन में, या फिर नहीं, ये तो बात ट्रू की हो रही है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, सी भी गलत है क्योंकि ये तो ट्रू की बात कर रहा है, वहां पे तो बताया गया था प्लेंटिफ को प्रूव करना है स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स दिया गया डी में, तो सी नहीं बनता भैया आंसर। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर इसका बन रहा है ऑप्शन डी। तो यहां तक तो सर सही था, शुरुआत में आपने कहा था कि एक क्वेश्चन ले लिया गया, वो आ गया स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर भी जानने की जरूरत नहीं, बट वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनलाइन डिफेमेशन केस। अब वो कह रहे हैं मॉनिटर करना, प्राइवेट कंप्लेंट्स पे एक्ट करना, एनकरेज करना, कंप्लीटली अब्सॉल्व देमसेल्व्स ऑफ द लायबिलिटी। सो टेक्निकली इसमें क्या कंफ्यूजिंग ऑप्शन क्लोज आ रहे थे, क्यों? क्योंकि मॉनिटर करना, प्राइवेट कंप्लेंट्स को भी देखना, कंटेंट रिमूवल, बिकॉज इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया था, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे क्वेश्चन का 6th नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारे पैसेज का, इसमें आइडल स्कोर आपका आराम से 6 on 6 होना चाहिए था। अगर इससे कम स्कोर आ रहा है तो भाई नीड टू रीथिंक, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस तो प्लीज इसको शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।